तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूपी पुलिस जो री एग्ज़ाम हुआ है उसका आज आपका पहला पेपर छूटा है। ठीक है, 23 अगस्त सुबह वाली शिफ्ट जो 10 बजे आपकी हुई थी उसकी पूरी आंसर की हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। बहुत कम समय में आप अपने सारे आंसर चेक कर लीजिए और एक्यूरेट आपको आंसर यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और क्या कैसा कट ऑफ हो सकता है। कट ऑफ के बारे में बाद में बात करेंगे। आपको अपने नंबरों के बारे में पता चल जाएगा जिससे कि आप आगे फिजिकल की तैयारी अपनी कर सकते हैं। साथ ही साथ में जिनका आगे एग्जाम आने वाला है उन लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि आगे किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बिना समय गवाए हुए सीधे शुरुआत करते हैं और सीधे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 इस सेट में हिंदी से शुरुआत हो रही है, तो जिन लोगों के अलग अलग सब्जेक्ट से शुरू हो वो लोग अपनी हिंदी की जो आंसर की है उसको सबसे पहले मैच करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर बिना समय गवाए हुए, क्योंकि आपको भी ये लग रहा होगा कि जल्दी से जल्दी मेरे क्वेश्चन पता चल जाए कि कौन कौन से सही हैं कौन कौन से गलत हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। किसी एक ही में आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनन्य। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो किसी एक में आस्था रखता है उसे हम अनन्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए जा गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आकू, आका, आक और का। यानी धमाका, लड़ाकू, उड़ाका, छिलका, इन सब का आकू, आका, आक और का। ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य इनमें कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है, ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाने वाला है। मिलाते चलिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कितने नंबर आपके बन रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्षा और जनता हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। भाई इतना डीपली पूछ लिया। अभी तक पूछते थे कि हरवंश राय बच्चन की ये कौन सी रचना है, तो आप बोल दे भैया क्या भूलूं क्या याद करूं हरवंश राय बच्चन की है। लेकिन अब उनसे श्रृंखला का भाग पूछ लिया है, तो ये पहला ही भाग है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनका पहला भाग है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। प्रश्न नंबर 6, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार के विजेता कौन है। ऑप्शन नंबर ए माखनलाल चतुर्वेदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनको सबसे पहले साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है, देश प्रेम में कौन सा समास है। तो देश के लिए प्रेम यानी कि ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, जुबान पर लगाम न होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, ये इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। आपके सामने पैराग्राफ दिया है और पैराग्राफ आप आराम से पढ़ लिए होंगे क्योंकि आप तो पेपर देकर ही आ रहे हैं। हम सीधे आंसर्स की ओर चलेंगे जिससे कि आपको कम समय में अपनी आंसर की आराम से चेक कर सकें। प्रश्न नंबर 9 है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो ऑप्शन नंबर 10 का आंसर आपका, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से रोका जा सकता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्यों। तो 12 का आंसर आपकी बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है, ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो ये जो ओढ़ना शब्द है इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ओ पर चढ़ा कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लल्लू लाल जो है वो प्रेम सागर के रचनाकार हैं। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है, यह आपसे पूछा गया है। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनावर्त का समभिन्नार्थक है ना दोहराया हुआ। और अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यानी हमेशा पुल्लिंग कौन सा शब्द रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्षेत्र जो है वो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा।
चलिए, अब इसका डिटेल सॉल्यूशन हम बाद में बताएँगे, जब हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपको बताएँगे कि आगे कौन से प्रश्न इनसे रिलेटेड आ सकते हैं, तो आपको डीपली पूरा जानकारी देंगे। फिलहाल आंसर की उन लोगों के लिए बता रहे हैं, जिन लोग पेपर देकर के जो लोग आए हैं, तो आपको भी आइडिया लगता रहेगा जिन लोगों का आगे पेपर है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे देना, इस वाक्य में कौन-सा काल है? काल आपसे पूछा गया है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अशोच और अशौच शब्द का सही विकल्प आपको चुनना है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि बिना सोच के और अशुद्धि, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, कौन सा इसमें से शुद्ध है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में अनेक जातियां हैं। अगला है, विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है भाई। जब विस्मयादिबोधक चिन्ह की बात आती है तो आपको हमेशा ऐसा चिन्ह देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? विशेषण के रूप में अच्छा शब्द का प्रयोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह स्थान बहुत अच्छा है, ये स्थान की विशेषता अच्छा बता रहा है, इसलिए यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, जब दो वाक्य एक साथ मिलते हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जब दो व्यंजन की बात की गई है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहते हैं? उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये आपका इसका जो है एग्जाम्पल हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन हम इन्हें कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, अगम और आगम शब्द का सही युग्म कौन सा हो जाएगा इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुर्लभ और उत्पत्ति, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में कौन सा काल प्रयोग में लाया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, आसन्न भूतकाल, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो संक्षिप्त जो है वो इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अगला देखिए, एक ओर अजगरही लग एक ओर मृगाए, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए, का सही जो आपका पूछा गया है रस कौन सा है इसमें? तो आपको देखते ही समझ में आ रहा है भाई, भयानक रस इसमें बात की जा रही है। तो 28 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भयानक रस हो जाने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दा अलंकार नहीं है, यानी अर्था अलंकार है? तो रूपक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रूपक जो है वो अर्था अलंकार होता है, बाकी के ये तीनों शब्दा अलंकार होते हैं। आगे आपसे ये प्रश्न दोबारा बन सकता है भाई, कौन सा शब्दा और अर्थ अलंकार है, अच्छे से पढ़ करके चाहिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची आपको चुनना है, तो राजा शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। लंकेश जो है वो रावण का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? नहीं शब्द पर जरूर ध्यान दीजिएगा, हालांकि इसको डार्क भी किया है, फिर भी बहुत से लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 31 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विवश, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक में क्या होता है, जब हम अपने लिए बात करते हैं स्वयं के लिए तो निजवाचक की बात की जाती है, तो 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप भला तो जग भला, यानी अगर आप स्वयं में भले हैं तो जग भी आपको भला ही दिखाई देगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, क्षीर जो है वो खीर का पर्यायवाची होता है, तो क्षीर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी अमीय, सुधा और सोम, ये तीनों अमृत के पर्यायवाची होते हैं। कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत वर्ण इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो आपका टा होगा ये दंत वर्णों की लिस्ट में नहीं आता है, तो ता जो आपका टा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, वयः प्लस वृद्ध, यानी विसर्ग संधि की यहाँ पर बात की जा रही है। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया है? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और इसका सही आंसर नंद किशोर आचार्य हो जाएगा। छिलते हुए के लिए, छिलते हुए इनकी एक रचना है जिसके लिए इनको यह दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, जिसे सरलता से पढ़ा ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? जिसको हम आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सुपाठ्य हो जाएगा। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, नहीं नहीं है, ध्यान रखना, जिसे आराम से सरलता से पढ़ा जा सके उसे हम सुपाठ्य कहते हैं। तो ये आपका हिंदी यहाँ पर समाप्त होता है। बताइए हिंदी में आपके कितने नंबर बने हैं? आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम चलते हैं सीधे अपने जीएस के प्रश्नों की ओर, ठीक है? चलिए, जीएस शुरू हो रहा है आपका प्रश्न नंबर 38 से। पहला प्रश्न है, भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का पहला हवाई अड्डा की बात की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय की बात नहीं की जा रही है,
पहले हवाई अड्डे की बात की जा रही है तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे एयरपोर्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, मतलब उस ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात नहीं की जा रही है। भारत का पहला हवाई अड्डा बताइए, चाहे कौन सा भी हो, तो वो आपका बॉम्बे हवाई अड्डा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट यानी कि सीमा क्या है अगर जीएसटी पंजीकरण कराना है? ऑप्शन नंबर ए 20 लाख इसका सही आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में बात करें तो इसको बढ़ा करके 40 लाख कर दिया गया है। अगर वर्तमान की बात की गई होती, करंट अगर एक महीने पहले की पूछी गई होती तो आप यहाँ पर 40 लगाते, लेकिन एक महीने पहले की करंट नहीं पूछी गई है तो आपका 20 लाख ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 40 है, जून 2024 तक गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है, यानी कि गृह मंत्री कौन है? जून 2024 तक की बात की गई, जुलाई अगस्त का करंट अफेयर नहीं आया है, यानी कि 2 महीने पहले तक का करंट अफेयर आया है। तो फिलहाल आपको पता है अमित शाह गृह मंत्री हैं, अमित शाह ही सही आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। 1885 में जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की बात की है? तो भाई अपना जो बालक ही है अपना कह सकते हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो वर्ली एक स्थान है ना महाराष्ट्र में, ऐसे याद कर सकते हैं। तो वारली चित्रकला आपका महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अब अगला आ गया आपका चिकनकारी। भाई यूपीजी के, ये हमने अपने यूपीजी के वाली वीडियो में पढ़ाया भी था आपको। चिकनकारी पारंपरिक कढ़ाई शैली कहाँ की है? लखनऊ की है, बिल्कुल सही आंसर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। भाई अब यूपी का पेपर हो रहा है और राजधानी की बात न की जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? महासागर में अम्लीकरण क्यों होता है? तो समुद्री जल के द्वारा CO2 का अवशोषण कर लिया जाता है, जिसकी वजह से जो महासागरीय अम्लीकरण होता है। ठीक है, आप मतलब कि जो महासागर का पानी होता है वो नमकीन इसी वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 46, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा जो है वो दी है? किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्ट्रिक्स नामक सुविधा दी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्नैपचैट जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इससे आपको पता चलेगा भाई कितना आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो पल्लव राजवंश की राजधानी, ये भी आपका एक मतलब हिस्ट्री से सिंपल सा प्रश्न पूछा है, कांजीवरम जो है वो आपका पल्लव राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड FEB ये क्या काम करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है कि भारत में वित्तीय स्थिरता बनी रहे, ना ज़्यादा महंगाई हो और ना ज़्यादा ही मंदी हो। क्वेश्चन नंबर 49, GST के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सिंपल सा प्रश्न, अमिताभ बच्चन जी को GST का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा का निर्माण करती है? तो ये कौन सी रेखा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिगफ्रीड लाइन जो है वो इसकी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैगीनॉट का दूसरा नाम सिगफ्रीड लाइन है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होकर के विदेश मंत्रालय लगा करके आ गए हैं। सही आंसर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 52, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो सबको पता है यूरेनियम की मदद से परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है। अब अपने पास यूरेनियम की कमी है तो केरल के तटों पर जो थोरियम है वो केरल के तटों पर रेत में पाया जाता है, अपन थोरियम का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन अपन यूरेनियम का अपने यहाँ उत्पादन नहीं होता तो अपन जो है इसको इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए द स्कॉलर लेटर ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये नथानिएल हॉर्थॉन के द्वारा ये लिखी गई है, द स्कॉलर लेटर रचना। अगला है, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो ये आपका सही आंसर रस कुक हो जाएगा, पहला व्यक्ति रस कुक है। ठीक है, अगला देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, तो ये गोदावरी बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी इसका सही आंसर होगा। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? NHRC का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, तो NHRC की बात करते हैं, काफ़ी सारे आपसे जो है ये फुल फॉर्म वगैरह पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो NHRC के अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया हो जाएगा। ह्यूमन राइट कमीशन, बड़ा कन्फ्यूजन करने वाला कि ये ह्यूमन जो है इसमें ही इन्होंने थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर दिया है, लेकिन ह्यूमन होगा, ह्यूमैनिटी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 57, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो युवा वर्ष घोषित किया गया था 1985 को। अगला देखिए, अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर
उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायक होती है। 58 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुणात्मक विधि इनको हम कहते हैं। बीआरआई का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा है, डैश विशिष्ट व्यक्तियों को उस साइबर की सुरक्षा को खतरे से डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे स्वयं काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पीयर फिशिंग इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर जुलाई 2000 यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, वर्ष डैश में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था कब? तो ये 2006 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहते हैं? तो भूटान हो जाएगा, इसे थंडर बोल्ट भी कहते हैं। थंडर बोल्ट की भूमि, थंडर ड्रैगन की भूमि भूटान को हम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? सबको पता है भाई, इंस्टाग्राम चलाते रहते हो, ट्विटर चलाते रहते हो, फेसबुक चलाते रहते हो, गूगल का भी चलाया क्या? गूगल का भी नहीं चलाते हैं। ठीक है, गूगल एक सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन पूछे तो गूगल हो जाएगा। नोएडा आपका यूपी जीके का प्रश्न आ गया है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत नोएडा आपका आता है। विश्व डाक दिवस यह आपका कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस ऑप्शन नंबर सी 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, डैश दुर्भावनापूर्ण फाइल वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने की मदद के लिए किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो या आपका ए हो जाएगा, इमेज फिशिंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो जाग्रेब जो है वो क्रोएशिया राजधानी जो गणराज्य है इसकी राजधानी। क्वेश्चन नंबर 69, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है? तो 69 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख यानी सीडी देशमुख जो हैं वो उस समय नया नया भारत बना था, तो उस समय जो है आपके विमुद्रीकरण के लिए आरबीआई के गवर्नर वही थे। उस समय पे भारत के पहले आरबीआई गवर्नर भी सीडी देशमुख जी थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, भाग 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। पुस्तक ए लाइफ मिसप्रिंट ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो लाइफ मिसप्रिंट पुस्तक जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या होता है? आसमान जो है हमें नीला क्यों दिखाई देता है? तो 73 का डी, श्वेत प्रकाश का विखंडन या बिखराव जो है इस वजह से आपको आसमान जो है वो नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, प्रकीर्णन ही इसका होता है, बिखराव जो है यही इसकी वजह होती है जिसकी वजह से अब यहाँ पर नीले रंग का प्रकीर्णन कहा जा सकता था। ठीक है, श्वेत रंग का प्रकीर्णन नहीं होना चाहिए, नीले रंग का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि श्वेत रंग पहले टूटता है, उसमें से नीला रंग जो है उसका बिखराव होता है। ठीक है, इस पर हो सकता है ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन बन जाएगा। नीले रंग का बिखराव यहाँ पर होना चाहिए था। चलिए, आज लगभग 20 मिनट की वीडियो हम बना दे रहे हैं, ये आपका हम हिंदी और जीके को कवर कर ले रहे हैं। इसके जस्ट बाद 10 मिनट बाद ही आपको मैथ और रीजनिंग की एक साथ वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हैं? तो ये आपके क्रिकेट खेल से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन यानी कि त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो ये आपका जल प्रदूषण हो जाएगा। त्वरित जिसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, इसे हम जल प्रदूषण के द्वारा मानते हैं। अब ये आपका मैथ और रीजनिंग बची रह गई है, इसको मात्र 10 मिनट के अंदर हम इसको अपलोड करने वाले हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी आप अपने कमेंट बॉक्स में ये टाइप कीजिए कि आपके हिंदी और जीके में कितने नंबर आए हैं हिंदी और जीके में। अगले 10 मिनट बाद आपको एक और वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैथ रीजनिंग को अलग से हम जो है कराएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इस वीडियो को भाई शेयर करना ये आपका काम है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास में। जल्दी जल्दी हमने आपके आंसर की बता दी है, कम समय में पूरा हमने आपको सॉल्व करा दिया है जीके और हिंदी। तुरंत बाद हम आपका मैथ रीजनिंग भी लेकर के आ रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार आखिरी दिन तक हम आपका इसी तरह से एग्जाम एनालिसिस कराते रहेंगे और जैसे ही ये 2 एग्जाम 23 और 24 वाला खत्म होगा, उसके बाद में बीच में जो गैप होगा उसमें हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको करा देंगे जो आपके इस पेपर में आए हैं, जो लगातार रिपीट हो रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक से आगे प्रश्न बन सकते हैं, उनसे रिलेटेड लगभग 100 प्रश्न हम आपको और करा देंगे, जो आगे आपके एग्जाम जो आपका 30, 31 या इसके आसपास 29 वाला जिसको एग्जाम है उसमें उनके काम में आ जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हैं मात्र 10 मिनट बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।